जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। आज हमारा सफ़र का आगाज़ है और आज हम शुरू करेंगे बायोलॉजी क्लास 9 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। और मैं खुरम शहजाद, आप सब यूट्यूब चैनल पे हैं मेरे और मेरे साथ कनेक्टेड रहें, बिकॉज मैं आपको इस सारी बुक के लेक्चर जो डिलीवर करूँगा आने वाले वक्त के अंदर। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आपसे इसके वेरी फर्स्ट पेज के ऊपर, जिसमें हमने डिवीजन एंड ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी की बात करनी है। डिवीजन एंड ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे। अब इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बायोलॉजी के बारे में बताता हूँ कि बायोलॉजी बेसिकली होती क्या है। सारी किताब के अंदर जो है आप सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी से रिलेटेड स्टडी करेंगे, यानी कि बायो मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी। यानी कि अगर बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं तो सिर्फ जिंदगी की स्टडी करेंगे। आप पूरी दुनिया में आपको पता है बहुत से डिफरेंट जानदार जो हैं वो रहते हैं, तो उनके ऊपर हम रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे। तो लिहाजा आपको इस सब का पता होना चाहिए कि ये स्टडी किस चीज़ की है, जानदारों की स्टडी है। अब आपको पता है पूरी दुनिया में बहुत से डिफरेंट जानदार रहते हैं, तो हम उनकी स्टडी करेंगे। ठीक है, बायो का मतलब क्या है? लाइफ, और लोगोस का मतलब हाँ टू स्टडी। तो अगर आप मुताला कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं लाइफ का, तो इसको क्या बोलोगे आप? बायोलॉजी बोलोगे। तो लोगोस से ये लफ्ज लिया गया है। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो ये ग्रीक वर्ड है। मतलब बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता कि ये कौन सी जुबान का लफ्ज है, तो ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, बायोलॉजी जो है एक ग्रीक वर्ड है, तो लिहाजा ग्रीक जो है यूनानी जुबान को कहते हैं। ठीक है, उर्दू में जो ग्रीक के लोग होते हैं वो यूनानी लोग होते हैं, और जो यूनानी जुबान बोलते हैं वो ग्रीक लैंग्वेज होती है। पुराने जमाने में दो लैंग्वेजेस बड़ी मशहूर थी। पुराने जमाने में दो लैंग्वेज बहुत मशहूर थी, एक थी ग्रीक और एक थी लेटिन। तो फिलहाल लेटिन की तो बात नहीं हो रही। ठीक है, लेटिन को हम कहते हैं लातीनी। ठीक है, लातीनी जुबान, लातीनी जुबान। तो लातीनी की फिलहाल हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं ग्रीक की। बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक ओरिजिन है। उर्दू जिस तरह आपको पता है कि बहुत सी मुख्तलिफ जुबानों का मिक्सचर है, जैसे उर्दू जो है उसमें तुर्की जुबान है वो है, और इसके अलावा बहुत सी अरबिक है, और मतलब हिंदू जुबान भी है इसमें। तो टर्किश जुबान ज़्यादा है। तो उर्दू का मतलब, उर्दू का जो ओरिजिनल मीनिंग है वो लश्कर है। हाँ जी, उर्दू का मीनिंग क्या है? लश्कर है। दूसरा बायोलॉजी का क्या मीनिंग है? जिंदगी के बारे में मुताला। मतलब बायोलॉजी ग्रीक जुबान का लफ्ज है, इसका मतलब है कि जिंदगी को अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे? बायोलॉजी बोलोगे। तो अगर डिवीजन की तरफ चले हम, डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, मतलब कोई भी सब्जेक्ट होता है तो उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है उसको आसानी से पढ़ने के लिए। तो इसमें हमने तीन बड़ी डिवीजन की हैं। पहले तीन बड़ी डिवीजन कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमने इसमें जोलॉजी का जो है वो डिवाइड किया है, जोलॉजी ब्रांच बनाई है। ठीक है, इसके अलावा हमने बॉटनी बनाई है ब्रांच। ठीक है, आई होप आपको नजर आ रहा होगा बॉटनी। और फिर हमने एक ब्रांच बनाई है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी। ये तीन बड़ी ब्रांचेस हैं, और इसके अंदर फिर बहुत सी ब्रांचेस आती हैं। लेकिन अभी फिलहाल अब जो जोलॉजी है ना, इसमें ये लफ्ज है जोआ से। जो जोलॉजी का लफ्ज है ये जोआ से है। अब जोआ का मतलब होता है एनिमल। जिस तरह आप जू जाते हो, तो जू क्यों जाते हो? क्योंकि वहां एनिमल्स होते हैं। तो जब सिर्फ एनिमल्स की स्टडी करते हो तो फिर वो क्या होता है? जोलॉजी होता है। तो लिहाजा यहाँ पर मैं क्या लूंगा? जोलॉजी। और ये जो बॉटनी है, ये बॉटनी लफ्ज जो है ये पौधों की स्टडी के लिए होता है। यानी अगर आप जानवरों की स्टडी कर रहे हो तो आप क्या पढ़ रहे हो? आप जोलॉजी पढ़ रहे हो। इस वक्त मैं जो है अपना पीएचडी जो है कंप्लीट कर रहा हूँ, फिलोसफी की मैंने, और मैंने जोलॉजी पढ़ा है। यानी मेरा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? जोलॉजी। तो जोलॉजी में मतलब मैं माहिर हूँ, जोलॉजी का माहिर हूँ मैं। मैंने जब एमएससी की थी तो मैंने कह लो कि एंटोमोलॉजी पढ़ी थी। जानवरों में मैंने कीड़ों को बहुत ज़्यादा स्टडी किया था, तो एंटोमोलॉजिस्ट भी हूँ मैं। ठीक है, जोलॉजी में मैं एंटोमोलॉजिस्ट हूँ। तो समझ रहे इस चीज़ को? तो लिहाजा जोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, बुक में लिखा हुआ है कि ऐसी डिवीजन है साइंस की जिसमें आप स्टडी करते हो एनिमल्स को। और फिर बॉटनी आ जाती है। बॉटनी के लिए एक और लफ्ज है, दैट इज फाइटोलॉजी। ठीक है, क्या लफ्ज है? फाइटोलॉजी। फाइटोलॉजी क्या होती है? फाइटोलॉजी आप कह लो कि पौधों की स्टडी को कहते हैं। फाइटो मींस प्लांट्स। अब तुम कहोगे सर बॉटनी होता है प्लांट की स्टडी की, फाइटोलॉजी प्लांट की स्टडी होता है? तो दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो पौधों की स्टडी जो है वो क्या कहलाती है? ठीक है, पौधों की स्टडी। इसमें आप पौधों की स्टडी करते हो। ठीक है,
मुताला जो है आपको पता है, आप पौधों के बारे में जब जान रहे होते हो तो आप बॉटनी पढ़ रहे होते हो या फिर आप फाइटोलॉजी पढ़ रहे होते हो। अब बुक में फाइटोलॉजी के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन मैंने चूंकि मुझे पता था आप कहीं फाइटोलॉजी का लफ्ज पढ़ोगे तो फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो लिहाजा बॉटनी फाइटोलॉजी एक ही बात है। उसके बाद आता है नेक्स्ट माइक्रो। माइक्रो का मतलब है स्मॉल, जो आंख से नजर नहीं आता, खुर्दनी आंख से नजर नहीं आता, ठीक है, दैट इज स्मॉल। तो फिर माइक्रोबायोलॉजी क्या होगी? माइक्रोबायोलॉजी होगी ऐसे जानदारों की स्टडीज जो कि बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, कोई फंगस वगैरह मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आपको, जिस तरह मशरूम वगैरह छतरियों की तरह के जानवर तो नजर आ रहे हैं ना, लेकिन बहुत सी फंगस ऐसी होती है जो नजर ही नहीं आती है लेकिन होती है। जैसे कानों के अंदर, कार के पर्दे के अंदर फंगस लग जाती है, तो वो तो वैसे कान के अंदर देखना मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी आप मतलब कोई माइक्रोस्कोप टाइप या कोई डॉक्टर का एक आला होता है जिसको आप कहते हो कि एयर मशीन है, जिससे वो एयर मैग्नीफाइंग मशीन, उससे वो कान के अंदर देखता है, आपने कभी शायद देखा उसको, तो वो मतलब देखने की जरूरत पड़ती है, मतलब मशीन से आप देख सकते हो लेकिन आंख से आपको नजर नहीं आते कुछ जानदार। बैक्टीरिया तो आपको पता ही है, और इसके अलावा कुछ और भी जानदार हो सकते हैं, ठीक है। सो इसमें बताया ही जा रहा है कि बैक्टीरिया की स्टडी करनी है आपने, ठीक है, यानी छोटे मोटे जानदार। और ये भी बताया जा रहा है कि लाइफ के एक्सपेक्ट को देखते हुए हमने और भी मतलब डिफरेंट ब्रांचेस बनाई हैं, उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किस पर, माइक्रो बायोलॉजी पर, ठीक है। तो मैंने तीन बड़ी बता दी आपको, बायोलॉजी की तीन बड़े ब्रांचेस हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रो बायोलॉजी। आई होप आपको पता लग गया होगा। सो अब मजीद डिवीजन्स की बात करते हैं कि और कौन कौन सी डिवीजन है बायोलॉजी में, ब्रांचेस कौन कौन सी है। ओके, सो अब ये हमारे पास जो है ब्रांचेज आ रही हैं। अब बच्चों को ये होता है कि ब्रांचेज जो है उन्हें बड़ी टफ लग रही होती हैं, तो सोच रहे होते हैं पता नहीं अब क्या हो जाएगा, ये ब्रांचेज कैसे तैयार करेंगे। तो मैं आपको बिल्कुल ईजी सा आइडिया बताता हूँ ताकि आप उसको कर लो, ठीक है। अब पहले आ जाती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी याद रखो, जब भी ये लफ्ज आएगा तो ये लफ्ज मॉर्फो से है, मॉर्फो। लॉजी का मतलब आपको पता है कि मुताला करना। अब मॉर्फो का मतलब होता है शेप का मुताला करना। जिस तरह मैं आपको एक जानदार का नाम बताता हूँ, घोड़ा। अब आपको फौरन आपके दिमाग में घोड़ा आ गया, ठीक है, यानी उसकी शेप जो है, ये कह लो उसका स्ट्रक्चर जो है वो आपको पता लग गया। लेकिन अगर मैं भी आपको कहूंगा सी क्यूकम्बर, अब आपके माइंड में कुछ भी नहीं आया, क्योंकि आपको पता ही नहीं सी क्यूकम्बर क्या होता है, तो समझ रहे हो। अगर मैं आपको सी क्यूकम्बर ला के दिखाऊं, उसकी शेप बताऊं सारी, उसकी शक्ल सूरत दिखाऊं, तो फिर आपको जब मैं सी क्यूकम्बर बोलूंगा तो आपको फौरन उसकी शेप माइंड में आ जाएगी। तो कोई जानवर किस तरह का दिखता है, कैसे उसकी शेप है, स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी। जैसे मैं आपसे कहूंगा इंसान, तब कोई ना कोई इंसान आपके माइंड में आ रहा हो सकता है मैं खुद आपके माइंड में आ रहा हूँ तो ये सारी स्टडी है, ठीक है। इसमें आप क्या स्टडी करते हो? स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या स्टडी करते हो? फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर की स्टडी कर लेते हो, शेप की स्टडी कर लेते हो, ठीक है। फॉर्म क्या दो या शेप क्या दो, एक ही थिंकिंग होती है इस लफ्ज की। उसके बाद चलते हैं अगली ब्रांच की तरफ, एनाटॉमी। राइट वर्ड टू प्रोनाउंस इज एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होती है? एनाटॉमी में आप स्टडी करते हो अबाउट मतलब देखो, अभी आप स्टडी कर रहे थे बाहर से, मॉर्फोलॉजी होती है बाहर से स्टडी करना। अब उसके अंदर चले जाओ, जानवरों को काटो, उसके अंदर चले जाओ और देखो उसमें कौन कौन से ऑर्गन है, कौन कौन से टिश्यूज हैं, यू नो। तो अंदर जा रहे हो, अंदर की स्टडी कर रहे हो, अंदर जाके स्टडी कर रहे हो, किसी जानदार के अंदर चले गए हो, ठीक है। लेट्स से दैट ये यू नो भेजा कहेंगे इसको, तो आप भेजे को अंदर से जानना चाह रहे हो, यू नो। जिस तरह घोड़ा है, कभी उसका सिरी पाए, यू नो, उसकी सिरी वगैरह कट रही हो तो आप बड़े शौक से देखते हो, यार ये क्या चीज हो रही है यहाँ पे, क्या कट रहा है, क्या होता है अंदर से, यू नो, जुस्तजू में रहते हो हमेशा। तो एनाटॉमी में क्या होता है, आप हमेशा अंदर जाके स्टडी करते हो। पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम में क्या करते हैं, वो काट देते हैं जिसम को, अंदर से निकाल देते हैं जो निकालना होता है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को कहते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है उसकी स्टडी को आप क्या बोलोगे, एनाटॉमी का नाम दोगे। फिर आ जाती है एक और ब्रांच, हिस्टोलॉजी। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, आपको एक अलग डिपार्टमेंट नजर आएगा, हिस्टोलॉजी। आप कहोगे सर ये हिस्टोलॉजी क्या होती है? हिस्टोलॉजी होती है टिश्यूज की स्टडी। आप सेल की स्टडी कर रहे हो, उसको हम सेल बायोलॉजी कहेंगे। लेकिन अगर आप बहुत से सेल्स की स्टडी कर रहे हो और जानते हो कि यार इसका फंक्शन क्या है, जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, ये आपके मसल्स हैं, ये बाइसेप्स हैं, ये ट्राइसेप्स हैं, ठीक है, ये बाइसेप्स हैं और ये ट्राइसेप्स हैं। तो बाइसेप और ट्राइसेप ये मसल्स हैं, ये क्या करते हैं, आपके हाथ को उठाने का काम करते हैं। तो आप ये मसल्स की स्टडी कर रहे हो, काटा यहाँ से, मसल बाहर निकाला और देखा ये क्या करता है, कैसे फंक्शन कर रहा है।
यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि यार ये कैसे काम कर रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, राइट, द स्टडी ऑफ टिश्यूज. ठीक है, क्या नाम दोगे इसको? स्टडी ऑफ टिश्यूज. तो आप टिश्यूज की स्टडी कर रहे हो. ठीक है, स्टडी ऑफ टिश्यूज, स्टडी ऑफ टिश्यूज. तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है सेल बायोलॉजी. अब देखो मैं तुम्हें बीइंग अ बायोलॉजिस्ट, यू नो, मैं आपको बताऊंगा यार कमाल है, आप जिस दुनिया में रह रहे हो सेल की भी एक दुनिया होती है. आंख से नजर नहीं आता सेल, लेकिन उसके अंदर भी एक दुनिया बसती है. तो सर है, उसके अंदर दुनिया बसती है. सेल के अंदर बहुत कुछ है. यही तो मैंने आपको 9th क्लास में चीज का आगाज देना है. इंटरमीडिएट में जो मैं आपको बातें 9 में शुरू में सिखाऊंगा उनकी तफसील मैंने आपको इंटरमीडिएट में बतानी है, यानी 11वीं 12वीं में. और फिर मजीद अंदर चले जाएंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे. मैं आपको बैचलर ऑफ साइंस बनाऊंगा. फिर मजीद किसी एक जगह पे चले जाएंगे, एक साइड पे जाके सेल के किसी हिस्से को स्टडी करेंगे. फिर मैं आपको मास्टर इन साइंस बनाऊंगा. फिर आप खुद सोचोगे, खुद दरियाफ्तें करोगे. फिर जैसे कि मैंने फिलॉसफी कंप्लीट की, मतलब आई डिड रियली थॉट अबाउट साइंस अ लॉट. मैंने बहुत कुछ साइंस के बारे में सोचा. फिर इसी तरह से आप डॉक्टर भी बन सकते हैं साइंस में जाके. फिर पोस्ट डॉक्टरेट भी होती है स्टूडेंट्स. पोस्ट डॉक्टरेट तक आप कर सकते हैं, यानी आप 20 जमातें पढ़ सकते हैं. लेकिन ये है कि साथ साथ आप कोई अपना जरिया माश भी बनाओ. सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता, जरिया माश के साथ बनाना. जैसे मैंने एकेडमी बना ली है, ठीक है ना. जिस तरह मैं किसी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, वहाँ पे जाकर मैं क्या करता हूँ, अपने बच्चों को पढ़ा देता हूँ, वहाँ से मेरी अर्निंग्स आ जाती हैं. तो इस तरह से मतलब आप अपनी लाइफ को यूटिलाइज करो. स्टूडेंट तो तालिब इल्म सारी जिंदगी रहता है इंसान. तो अभी मतलब आज जो बात शुरू होने वाली है वो क्या है, साइंस के कोर में, लाइफ में, बायोलॉजी में, दैट इज बेसिकली सेल बायोलॉजी. सेल बायोलॉजी में क्या स्टडी करते हो आप? देखो सेल बहुत से किस्मों के सेल हैं. जैसे ह्यूमन बॉडी है, उसमें 200 किस्म के सेल हैं. सेल उर्दू में खुलिये को कहते हैं. तो सेल के अंदर की सारी स्टडी, सेल स्ट्रक्चर की स्टडी. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका वैक्यूल है. ये प्लांट सेल है, ठीक है. और सम टाइम क्या होता है कि वैक्यूल सेंटर में आ जाता है और न्यूक्लियस साइड पे चला जाता है. तो सेल का बिहेवियर बता रहा हूँ आपको. तो ये सेल है, ठीक है. एनिमल सेल होता है और प्लांट सेल होता है. एनिमल सेल में सेंटर में न्यूक्लियस होता है, प्लांट सेल में साइड पे न्यूक्लियस होता है. सो ये थोड़ी बहुत बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ फिलहाल. तो लिहाजा यू कैन से कि हम क्या स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स. पहले क्या स्टडी करेंगे? स्ट्रक्चर, यानी इसकी साख्त कैसा बना हुआ है. और फिर उसका कोई ना कोई किसी तरीके से अगर वो बना हुआ है तो फिर क्या होगा, उसका कोई फंक्शन भी तो होगा कि नहीं होगा. फंक्शन. और फिर क्या स्टडी करेंगे साथ? स्ट्रक्चर फंक्शन स्टडी कर लिया, या फिर हम अंदर चले जाते हैं सेल के, उसकी ऑर्गेनेली के बारे में स्टडी करेंगे. अब तुमको सर ये ऑर्गेनेली क्या होती है? अब सेल जो है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है ना, अब सेल के अंदर का स्ट्रक्चर है. मतलब एक सेल है, उसकी बाउंड्री लगी हुई है, उसके अंदर अब एक न्यूक्लियस है. तो न्यूक्लियस इसकी ऑर्गेनेली है, ठीक है. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, तो वो सर है, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल के अंदर पाया जाता है. अब मतलब हमें कभी इस चीज की जरूरत महसूस नहीं हुई कि हम कभी इन चीजों के बारे में जानें. लेकिन साइंस कुदरत को समझने का एक और नाम है. तो आप सेल के अंदर गए, सेल के अंदर न्यूक्लियस की स्टडी की, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी की आपने. तो आप ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी क्या है, ऑर्गेनेली है. इस तरह छोटे छोटे से राइबोसोम्स होते हैं. तुमको कैसे नहीं किस तरह के लफ्ज बोली जा रहे हैं? राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये क्या क्या लफ्ज बोली जा रहे हैं. तो यही है, आपने डेली कोई ना कोई नए लफ्ज क्या होने सीखने हैं. बायोलॉजी में हमेशा इंसान नए नए लफ्जों को एक्सप्लोर कर रहा होता है डेली. याद रखना, आपकी बायोलॉजी का एक पेज, किताब की एक पेज बहुत से नए लफ्ज सिखाता है आपको. अब आप बदहजमी हो जाती है आपको, ठीक है. बदहजमी क्या होती है? आप कहते हो ना एक क्यों याद करिए यार, ऐसे याद ही नहीं कर सकते. दैट इज रॉन्ग. आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए. यानी आप अगर 9th में हो इस वक्त, तो आपने उन सब बातों को, अभी आपके लिए ऑर्डर है हुकूमत पंजाब की तरफ से, ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से, इंडिया की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से, कि यार ये 9वीं क्लास में तुमने चीजें तैयार कर लेनी है. और तुम्हें मदद नहीं होती. तुम कहते हो सर ये तो कोई चीजें क्यों तैयार करनी. तो कोई टाइम टेबल बनाओ, उनको प्रिपेयर करो. तो लिहाजा सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस. सेल के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया. सेल के अंदर क्या होता है? राइबोसोम्स. ये सब ऑर्गेनेलीज हैं. इनकी स्टडी भी सेल बायोलॉजी में आएगी, क्योंकि सेल के अंदर को स्टडी कर रहे हो ना. तो इसको हम खोलेंगे, इस सेल को पकड़ के खोल देंगे हम. लेकिन ये खोलेंगे हम, एक चैप्टर है सेल्स एंड टिश्यूज, वहां पे इसको खोलेंगे जाके, राइट. वहां पे इसके बारे में ज्यादा बातें करेंगे.
सो उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज फिजियोलॉजी। अब तुमको सर ये काफी बोल दिया आपने, बस करो बोलना, लेकिन अभी चले, अभी दो बातें यहाँ पे मेरी और सुननी है, फिर ये लेक्चर वाइंड अप करेंगे, फिर अगले लेक्चर पे आपने लाजमी आना है मेरे साथ। तो अभी फिजियोलॉजी की मैं आपसे बात करूंगा। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी आप कह लें कि ये है स्टडी, लॉजी तो स्टडी होती है, फिजियोलॉजी फंक्शन को कहते हैं। अब तुमको सर फंक्शन की स्टडी क्या है? ये देखो ना, आंख देख रही है, आंख देख रही है, साइंसदान सोचता है आंख कैसे देख रही है, दिमाग सोच रहा है, साइंसदान सोचता है ये दिमाग सोच कैसे रहा है, ये हाथ हिला ना अभी मेरा, साइंस हाथ कैसे हिला? तो आप किसी भी ऑर्गन, किसी भी सेल, किसी भी टिश्यू, इसके ये फंक्शन कैसे कर रहा है, अगर इस पे जाके स्टडी करना शुरू कर देते हो उसको फिजियोलॉजी कहते हैं। समझे इस चीज को आप? तो लिहाजा यहाँ पर वो लिखते हैं कि स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन को स्टडी करना। ठीक है, क्या है फिजियोलॉजी? स्टडी ऑफ फंक्शंस, स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, यानी डिफरेंट पार्ट्स कैसे फंक्शन कर रही हैं। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स जो हैं, डिफरेंट पार्ट्स, आंख कैसे काम कर रही है, कान सुन कैसे रहे, जब आप सर्दी लगती है आप लोग रोंगटे खड़े होते हैं, ये कैसे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, बाकी तो ये फंक्शन कैसे हो रहा है भाई। तो लिहाजा जो हकीम होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि आपके अगर कोई फंक्शन बॉडी सही कर नहीं रही तो उसकी कोई दवा देते हैं आपको, तो यार ये केमिकल खाओ, ये तुम्हारा दिल जो है ना सही धड़क नहीं रहा, ये सही धड़कना शुरू हो जाएगा, और यार ये केमिकल खाओ, तुम्हारे ब्लड में शुगर ज्यादा हो गई है, तो ये शुगर जो है ना कम हो जाएगी, बराबर हो जाएगी जितनी चाहिए। समझ रहे हो? तो वो फिजियोलॉजी स्टडी करना पहले जरूरी है। पहले ये तो पता लगे ना कि ब्लड में शुगर कम हुई है ज्यादा हुई है, फिर देंगे ना उसकी दवाई। तो लिहाजा पहले फंक्शन स्टडी किए जाते हैं, फिर पता लगाया जाता है कि फंक्शन सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे, फिर उसकी दवाई बन जाती है। तो ये सब किस में आएगा? फिजियोलॉजी, द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर आखिर में वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांच मैंने लिख दिया मॉलिक्यूलरी, दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? अच्छा, स्टूडेंट ना आता है ना 9th क्लास में आता है, उसको मॉलिक्यूल का कोई अंदाजा ही नहीं होता कि मॉलिक्यूल होता क्या है। मॉलिक्यूल एक रिस्पेक्ट है जो आपने देनी है लफ्ज को। जिस तरह आप एक जानदार हो ना, उसकी ज्योमेट्री है, शेप है, स्ट्रक्चर है ना, इस तरह मॉलिक्यूल भी एक इस तरह की स्पीशी है। ठीक है, मतलब उसमें कितने एटम्स लगे हुए हैं और उसका क्या फंक्शन है, उसकी क्या शेप है। जिस तरह एक बड़ा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जैसे पानी, इसके बारे में तकरीबन सबको पता होता है, लेकिन कभी आपने हमेशा उसको ऐसे देखा है फॉर्मूले की शक्ल में। लेकिन ऑक्सीजन का साथ हाइड्रोजन का एंगल होता है ये 104.5 डिग्री का। अब तुमको सर ये क्या बातें की आपने, ये तो समझ में नहीं था, ऊपर से गुजर गई बात। मतलब कहना ही चाह रहा हूँ कि एटम्स के जुड़ने का भी अंदाज है, तो फिर आप मॉलिक्यूल बनाते हो। तो एक आती है साइंस की ब्रांच, बायोलॉजी की ब्रांच मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसमें आप मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हो। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि बायोलॉजिकली मॉलिक्यूल्स तो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हम बात करेंगे उन मॉलिक्यूल्स की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा आपसे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की। वो क्या है ये सब? ये तो पहली दफे सुना, कार्बोहाइड्रेट्स ये क्या होते हैं? ओ भाई, तुमने शुगर खाई, चीनी नहीं खाई, कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज डी एनर्जाइज, कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन इसकी भी एक प्रॉपर स्टडी है, तो ये शायद मौका ना मिले मुझे यहाँ पर आपको पढ़ाने का 9-10 में। 10th क्लास की केमिस्ट्री में मौका मिलेगा जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा बायोकेमिस्ट्री, वहाँ पर मैं आपको ये बातें बता सकूंगा। लेकिन अभी मैं आपको ये बात बताऊं कि आप कह लो कि जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है सही तौर पर स्टडी करोगे फर्स्ट ईयर के 2nd चैप्टर, वहाँ पे इन सब के बारे में तफसील है। लेकिन 10th क्लास में बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी डिटेल मौजूद है, तो वहाँ भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ाऊंगा। और क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल ही पढ़ाऊंगा ना, प्रोटीन्स। और क्या पढ़ाऊंगा? लिपिड्स। और क्या पढ़ाऊंगा? न्यूक्लिक एसिड्स। अब तुम इधर राइटिंग बड़ी कमाल किया, तो बहरहाल अभी इधर आदत हो जाएगी तुम्हें। आज थोड़ा सा पहले फॉलो करो ना पहले, तो आदत बना लूंगा तुम्हारी। ठीक है, सो न्यूक्लिक एसिड दो किस्म के होते हैं, आरएनए
और डीएनए। समझे इस बात को? आरएनए डीएनए के बारे में सुना होगा आपने। तो लिहाजा आरएनए डीएनए भी मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। इसके अलावा वाइटामिन भी होते हैं लेकिन प्योर मॉलिक्यूल्स नहीं है। पर ये चार का याद रखो। तो अब बायोलॉजी में इन मॉलिक्यूल्स की स्टडी को क्या बोलोगे? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है ना? क्या बोलोगे इसको? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलोगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। ये थे हमारे ब्रांचेस, राइट? इसमें हमने स्टडी की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नहीं समझ में आया तुम्हें? कोई बात नहीं, वीडियो को पीछे करो, दोबारा देखो। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, एक ही सर को बार बार पीछे करी जाओ। सर दोबारा बोलो, सर दोबारा बोलो, तो लिहाजा आपको ये सब तैयार हो जाएगा, राइट? ओके स्टूडेंट्स, सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने सब आपको बता दिया है और ऑल्सो आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अभी मेरे साथ रहना है मेरे अगले लेक्चर को। अगर आपको मेरे लेक्चर चाहिए, सारे लिंक्स चाहिए, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करो, तो मैं आपको सारे लिंक्स जो है दे दूंगा। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मुझे करो। मैंने सारे ना लिंक चैप्टर वाइज लिंक्स बनाए हुए हैं, तो जो भी आपको जिस टॉपिक के बारे में सीखना समझना है उस लिंक को क्लिक करो तो वीडियो चल जाती है यूट्यूब पे। तो इजी। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उस वेबसाइट को भी फॉलो कर सकते हो। और इसके अलावा आप हमारे चैनल के साथ रहो, अभी सब्सक्राइब करो ताकि आपको मजीद इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँ। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।